मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लेंसेस। ठीक है, देखो क्या बताया बेटा मैंने आपको, मैं आपको क्या कह रही हूँ, हमें 3 एनिमल्स की आईज जो है, हमें 3 एनिमल्स की जो स्पेशल फीचर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हमें आईज को 3 एनिमल्स की जो क्या कर रहे हैं, स्पेशल फीचर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा बेटा, जो हमारी बटरफ्लाईज की आईज हैं, ड्रैगन फ्लाईज की आईज हैं, कॉकरोचेस की आईज हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, कंपाउंड आईज कहलाती हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लेंसेस की बनी होती हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है बेटा, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लेंसेस की बनी हुई होती हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद देखिए बेटा, सेकंड हमारी जो आईज होती है क्रैब की, वो स्मॉल होती हैं, लेकिन वो चारों तरफ देखने के लिए वो होती हैं। ठीक है, eyes of a crab, देखिए क्या है बेटा, eyes of a crab are quite small but they enable the crab to see all around, ठीक है, लेकिन ये क्रैब को एबल करती है कि वो चारों तरफ देख सके। ठीक है, तो ये हमारी आईज जो फिशेस की होती है वो पानी के नीचे भी देख सकती है, वो सारे टाइम खुली रहती हैं और उनकी आई लिड्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखो आईज ऑफ फिशेस के बारे में क्या कह सकते हैं बेटा हम, आईज ऑफ फिशेस आर डिजाइंड टू सी, eyes of fishes are designed to see underwater। ठीक है, क्या कहा बेटा मैंने आपको कि जो फिशेस की आईज होती हैं वो इस तरह से डिजाइन होती हैं कि वो क्या कर सकती हैं, पानी के नीचे भी देख सकती हैं। दे रिमेन ओपन, all the time and do not have eyelids। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो क्या क्या बताया मैंने आपको बेटा कि जो बटरफ्लाईज की आईज होती हैं, ड्रैगन फ्लाईज की होती हैं, कॉकरोचेस की होती हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी कंपाउंड आईज कहलाती हैं। और ये जो आईज होती हैं ये किसकी बनी हुई होती है बेटा, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लेंसेस की बनी होती हैं। ठीक है, ये जो आपकी आईज होती हैं किसकी बनी होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लेंसेस की बनी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि जो आईज होती हैं क्रैब की, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रैब की आईज होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, लेकिन ये इनेबल करती हैं क्रैब को चारों तरफ देखने के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्रैब को इनेबल करती है कहाँ देखने के लिए, चारों तरफ देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो फिशेस की आईज होती हैं, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था बेटा, जो फिशेस की आईज होती हैं वो भी इस तरह से डिजाइन होती हैं कि वो कहाँ देख सकती हैं, पानी के अंदर देख सकती हैं। ठीक है, जो फिशेस की आईज होती हैं वो भी कहाँ देख सकती हैं, इस तरह से डिजाइन होती हैं कि वो पानी के अंदर देख सकती हैं, वो सारे टाइम खुली रहती हैं और उनकी क्या नहीं होती, उनके पास आईलिड्स नहीं होती हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में बेटा। ये 3 आपके जो पॉइंट्स हैं, 3 आपकी जो एनिमल्स के आईज हैं जो स्पेशल फीचर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ तक इन क्वेश्चंस में जितने भी हमने इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस करे हैं उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं, डायग्राम्स मैंने आपको बता ही दिए थे आपको कहाँ से करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी करा दी गई है, डिफरेंस हो गए हैं, डिविजन्स हो गए हैं, आंसर्स इन ब्रीफ हो गए हैं, लॉन्ग आंसर्स हो गए हैं।
हाँ जी बोलो बेटा। मैम इस चैप्टर की अलग एक्सरसाइज मेरे को नहीं मिली, मैम आज ग्रुप पे सेंड कर दोगे? मैं आपको वो क्या कहते हैं फोटो खींच के भेज दूंगी, ठीक है बेटा? फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? वरना अगर मैम आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ये लो। मैम हाँ जी मैम एक बार डायग्राम बता दो कैसे करने हैं, हमने उस दिन क्लास नहीं ली थी। अच्छा डायग्राम देखो बेटा, आई का डायग्राम है आपका, आपके आई का डायग्राम है। सबसे पहला डायग्राम आपको आई का बनाना है जो आपका 202 पेज पे दिखाई दे रहा है। ये वाला डायग्राम आपको आई का ड्रॉ करना है, यस मैम। ठीक है? फिर आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा, ये वाला। ये है आपका पेज नंबर 197 पे, ये दिखाई दे रहा है आपको ये वाला डायग्राम? yes, बस ये ड्रॉ करना है? हाँ ये ड्रॉ करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा। यस मैम। और एक काम करना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ना साथ साथ फिर ये एक बार लिख लेना, आप क्या लिख लेना, ये देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे आपने लिख ही रखा है, चलो कोई जरूरी नहीं है, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है बेटा डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाना है, पेरिस्कोप है आपका बेटा 200 पेज पे, निकाल लीजिए। देखो ये आपको ड्रॉ करना है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये रेड और ब्लू लाइन वाला। इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, डायग्रामेटिक दे कुछ लिखना नहीं है ना? नहीं इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है आपको, या अगर आपको लिखना है तो देखो ये लिख लेना बस यहाँ पे, इट इज अ सिंपल डिवाइस से लेके एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री तक, ठीक है? इट इज सिंपल डिवाइस से लेके एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री तक लिख लेना बेटा, क्योंकि पेरिस्कोप के बारे में आपने, हाँ फिर ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना ये वाला, क्योंकि पेरिस्कोप के बारे में आपने एप्लीकेशंस तो बताई हैं, लेकिन पेरिस्कोप का डिस्क्रिप्शन आपका किसी भी क्वेश्चन के अंदर आया नहीं है। हम इसके साइड वाला जो ये पूरा कंप्लीट बन रहा है, कौन सा? ये बनाना है ये वाला बेटा, ठीक है? फिर आपका बेटा रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये है आपका 198 नंबर पेज पे, ये दिखाई दे रहे हैं ये दोनों डायग्राम्स, ये रेगुलर का और ये डिफ्यूज्ड का। यस मैम। ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं आपको इसके अंदर, ठीक है? ये आपके हैं पेज नंबर 198 पे। चलिए अब 17 चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा आपके स्टार्टिंग में चैप्टर कहाँ से हो रखे हैं बेटा, एक बार बताओगे मुझे? कोई भी बताओ पहले तो फोर करवाया था, फिर 11 से 16 तक लगातार। 4th तक आपका कंप्लीट है? यस मैम। मैम सेकंड थर्ड और फोर्थ कैसे करवाया है? और फोर्थ तक, हाँ वो एक बोलो एक बार। मैम फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाया और सेकंड थर्ड फोर्थ करवा दिए। सेकंड थर्ड फोर्थ करा दिए, 5th से स्टार्ट कर दूं आज मैं आपका फिर? यस मैम। यस मैम। मैम लेकिन फर्स्ट चैप्टर भी नहीं करवाया। फर्स्ट भी नहीं हुआ है क्या? नो मैम। चलिए फिर फर्स्ट करा दूं मैं आपको आज? यस मैम। फर्स्ट करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको 5th करा दूंगी फिर, ठीक है? यस मैम। चलिए देखिए बेटा, फिर फर्स्ट से देखो एक बार। फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है? देखो क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे होती है और क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करना है हमें, ठीक है? चलिए मैम देखिए सेकंड बेटा, थर्ड करवाए भी नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे, इनको रीड नहीं करवाया है। कौन से चैप्टर्स को बेटा? पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड को रीड नहीं करवाया, फोर्थ को करवा दिया बस।
अच्छा, फोर्थ रीड कराया, क्वेश्चन आंसर्स करा रखे हैं फर्स्ट के? यस मैम, फर्स्ट की करवा रखी, सेकंड और थर्ड की करवा रखी है। फर्स्ट के नहीं करा रखे क्वेश्चन आंसर्स? नो मैम। चलिए हम फर्स्ट ही करते हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। देखिए सेकंड थर्ड भी मैं आपको रीड करा दूंगी, टेंशन मत लो। क्वेश्चन आंसर हो रखे हैं ना? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद मैं आपको सेकंड थर्ड भी रीड करा दूंगी, ठीक है। चलिए यस मैम। देखिए अब देखो बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमें क्रॉप प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, जो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उनके बारे में पढ़ना है, क्रॉप में इंप्रूवमेंट कैसे हुई उसके बारे में पढ़ना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखो पहले हमने ये पढ़ा है कि जो फूड हमारे लिए है वो सबसे जरूरी चीज है लाइफ की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सोर्स है एनर्जी का, किसके लिए, वाइटल फंक्शंस, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उन्हें कैरी आउट करने के लिए ये हमारा क्या है, सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ग्रीन प्लांट्स, जो हमारे प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है फूड का सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो क्या है आपका बेटा, ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। दो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं प्लांट से, एनिमल से, या दोनों से, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर गेटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड फार्मिंग, ठीक है। जो कल्टीवेशन होता है प्लांट्स का, ठीक है, क्या कह रही हूँ, देखो बेटा मैं आपको कि प्लांट्स का जो कल्टीवेशन होता है लार्ज स्केल पे यूजफुल प्रोडक्ट्स को पाने के लिए, वो क्या कहलाता है आपका, फार्मिंग। और जो रियरिंग होती है एनिमल्स की, वो क्या कहलाता है आपका, डोमेस्टिकेशन, यानी कि एनिमल्स को पालना, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, प्लांट्स को मतलब उगाना और एनिमल्स को पालना लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर, किस किस चीजों के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए, क्लोथिंग के लिए, कपड़ों के लिए, और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, वो सब कुछ ही क्या कहलाता है आपका, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। जो खेती बाड़ी होती है एक तरह से, आपने सुना भी है, एग्रीकल्चर कहलाता है वो सारा, ठीक है। तो आई बात समझ में, देखो एग्रीकल्चर क्या होता है, प्लांट्स की कल्टीवेशन और एनिमल्स की रियरिंग, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स किसके ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है। किसके लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए, क्लोथिंग के लिए, और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है बेटा आपका, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंडिया में क्या एक लार्ज पॉपुलेशन है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू ऑल इट इज नेसेसरी टू लर्न वेल प्लान्ड प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, इंडिया की एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। तो फूड प्रोवाइड कराने के लिए सभी को ये जरूरी है कि हम वेल प्लान्ड प्रोडक्शन लर्न करें, मैनेज करें और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। क्या कह रही हूँ, देखिए मैं आपको, इंडिया में क्या है बेटा, एक लार्ज पॉपुलेशन है। हाँ बोलिए अक्षु। हाँ बेटा बोलिए। हमें एक्सप्लोर मोर पढ़ा दो। क्या? एक्सप्लोर मोर पढ़ा दो। हाँ पढ़ाऊंगी बेटा, एक बार ये आपका कंप्लीट हो जाए ना ये पैराग्राफ, फिर आपको एक्सप्लोर मोर पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक बार ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इंडिया में क्या है बेटा, लार्ज पॉपुलेशन है, सभी को फूड प्रोवाइड कराने के लिए जरूरी है कि हम वेल प्लान्ड प्रोडक्शन को सीखें, ताकि सभी को खाना मिल सके। तो हमें अच्छे से प्रोडक्शन करना आना चाहिए, उसे मैनेज करना आना चाहिए, और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास है, क्या बताया देखो इसके अंदर बेटा मैंने आपको, कि जो हमारा कल्टीवेशन होता है प्लांट्स का और एनिमल्स की रियरिंग का लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए, क्लोथिंग के लिए, और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है।
वो क्या कहलाता है, हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा, एग्रीकल्चर कहलाता है। इंडिया में क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है तो सभी को खाना मिले, इसके लिए हमें क्या करना है, एक वेल प्लान्ड, हमें क्या जरूरत है कि हमें वेल प्लान्ड प्रोडक्शन आना चाहिए, उसे मैनेज करना आना चाहिए और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एग्रीकल्चर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, देखो जो हमारे प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स से नोमैड्स थे, यानी कि वो इधर से उधर खाने की सर्च में, खाने को ढूंढने के लिए वो इधर से उधर घूमा करते थे। दे यूज टू ईट वेरियस प्लांट्स, वो बहुत सारे प्लांट्स खाते थे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, टेंडर ट्विग्स। ठीक है, फूड रिच रूट्स और फ्लैशी एनिमल्स का उन्हें मतलब मार के शिकार करके उनका। तो 10,000 बीसी में, 10,000 बिफोर क्रिस्ट पहले उन्होंने लर्न किया कि प्लांट्स को उगाते हैं। ठीक है, बीज को बोके हम किसे उगाते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं। तो इस तरह से जो फूड गैदरर्स थे, जो खाने को इकट्ठा करने वाले थे, वो क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। ठीक है, यानी कि खाने को उत्पन्न करने वाला बन गए। और जो नोमाड्स थे वो क्या हो गए, सेटलर्स हो गए, यानी कि जो इधर उधर घूमते थे वो एक ही जगह पे क्या हो गए, सेटल हो गए, एक ही जगह पे रहने लग गए। ठीक है, तो जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशंस थी वो कहाँ पे फैली हुई थी, ज्यादातर नदियों के किनारे और नदियों की घाटी में, जहाँ पे वो क्या कर सकते थे, ताकि वो जमीन को जोत सकें वेरियस फूड क्रॉप्स उगाने के लिए। ठीक है, और एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट पाल सकें ताकि हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सके। तो इस तरह से किसका जन्म हुआ बेटा, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ था। ठीक है, पहले क्या थे, वो इधर से उधर घूमा करते थे खाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर क्या था, वो यूज करते थे वेरियस प्लांट पार्ट्स को खाने के लिए, जैसे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, लीव्स को। ठीक है, एनिमल्स के फ्लैश को, उन्हें उनका शिकार करके। ठीक है, तो 10,000 बीसी के अराउंड वो क्या करते थे, उन्होंने प्लांट्स को उगाना सीखा। ठीक है, उन्होंने क्या सीखा कि हम प्लांट्स को कैसे उगा सकते हैं, सीड उगा मतलब सीड को बोके, बीज को बोके कैसे प्लांट उगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो फूड गैदरर्स थे वो क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। वो पहले तो खाने को इकट्ठा करते थे इधर से उधर, अब वो खाने को ही क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस तरह से जो नोमाड्स थे वो क्या होने लगे बेटा, सेटल होने लग गए। ठीक है, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी वो सारी कहाँ फैली हुई थी, नदियों के किनारों पे फैली हुई थी और नदियों की घाटी में, जहाँ पे वो क्या करते थे, लैंड को कल्टीवेट करते थे। वेरियस फूड क्रॉप्स को उगाने के लिए वो भूमि को जोतते थे और वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे ताकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है, और इससे किसका जन्म हुआ था, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ था। ठीक है, इसने किसको जन्म दिया था, एग्रीकल्चर को जन्म दिया था। ठीक है, तो इंडिया क्या है, आपकी एक लार्ज पॉपुलेशन है, सभी को खाना देने के लिए ये जरूरी है कि हमें वेल प्लान्ड प्रोडक्शन आना चाहिए, मैनेजमेंट और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, जो कल्टीवेशन होता है एक तरह के प्लांट्स का। ठीक है, एक तरह के पौधों का जब कल्टीवेशन हम वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड पे करते हैं किसी पर्पस के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है, एक क्रॉप। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो जो पीसेस ऑफ लैंड जिसपे क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो क्या कहलाते हैं, हमारा फील्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, लैंड के पीसेस जिसके ऊपर क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे फील्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, अभी बात समझ बेटा कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है बेसिस, किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जो हमें क्या हो रही है, ऑब्टेन्ड हो रही है। ठीक है, उनसे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमारी देखिए क्या क्या है बेटा, जो इंडिया में ग्रो होती हैं। देखिए सबसे पहले हमारे सीरियल्स, दालें, जो हमारी ग्रास होती है जैसे प्लांट्स। ठीक है, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, ओट्स, बाजरा एटसेट्रा। ठीक है, हमारी पल्सेस होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे हमारे लेंटिल्स, ग्राम, बीन्स हो गए। ठीक है, हमारी बीवरेजेस जैसे टी, कॉफी, कोको, कहवा। हमारी शुगर हो गई, शुगर केन, बीट रूट। ठीक है, स्पाइसेस हो गए जैसे क्यूमिन, कोरिएंडर, चिलीज, पेपर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत तरह के हमने उगाए। ठीक है, हमारी ऑयल की क्रॉप्स हो गई जैसे मस्टर्ड की, ग्राउंडनट की, सोयाबीन्स की, कोकोनट की, सनफ्लावर की। ठीक है, हमारी फाइबर क्रॉप्स हो गई, कॉटन, जूट, हेम्प की। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, हर तरह की क्रॉप को एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, क्लाइमेट की और सोयल की, ठीक है। हर किसी के लिए एक स्पेशल सोयल टाइप होना चाहिए और हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। इंडिया हमारा क्या है बेटा, वास्ट कंट्री है, ठीक है। इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट मंथ्स में एक ईयर के, ठीक है। तो इसलिए एक रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, हम क्या करते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उगाते हैं, ठीक है। ग्रोइंग डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोइंग सीजन, जो क्रॉप्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, देखो बेटा, वो क्रॉप्स जो हमारी कहाँ उगाई जाती है, रेनी सीजन में उगाई जाती है, ठीक है। क्रॉप्स जो हमारी किस में उगाई जाती है, रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, वो हमारी कौन सी कहलाती हैं, खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं, ठीक है। ये कब उगाई जाती है, जून जुलाई के महीने में उगाई जाती है और इन्हें कब उतारा जाता है फिर, मतलब इन्हें सितंबर अक्टूबर के टाइम पे निकाला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर देखो हमारा क्या क्या उगता है, मक्का हो गया, पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हमारी किसकी क्रॉप्स हैं, कैसी क्रॉप्स बोलेंगे बेटा, हम खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, देखिए ये क्रॉप्स ग्रो होती हैं विंटर्स में, ठीक है। क्रॉप्स जो हमारी विंटर्स में ग्रो होती हैं वो हमारी रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। इन्हें कब उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में उगाया जाता है, ठीक है। और इन्हें कब निकाला जाता है, मार्च अप्रैल, जैसे गेहूं वगैरह आपने देखा होगा मार्च अप्रैल में, मतलब मार्च अप्रैल का टाइम होता है तभी गेहूं की लामनी वगैरह चलती है। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इन्हें लगाया जाता है और इन्हें कब निकाला जाता है, मार्च अप्रैल में। जैसे आपकी वीट हो गई, ग्राम हो गई, पी हो गई, लिंसीड हो गई। हाँ अक्षु कहिए। हाँ बेटा बोलिए। मैम लिनसीड और बीटरूट क्या होता है? क्या बीट रूट आपका होता है बेटा, जो वो होता है ना आपका, ये चकुंदर जो होता है, ठीक है। और ये आपका लिंसीड आपका एक ऑयल होता है जिसके अंदर से नेक्स्ट आप ये जो बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं इन्हें ग्रो किया जाता है डिफरेंट मंथ्स में ईयर के, ठीक है। जो प्लांट्स की ग्रोइंग होती है किसके लिए, वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए, ठीक है। लार्ज स्केल के ऊपर वो क्या कहलाता है आपका, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर तो क्या है, प्लांट्स को कल्टीवेट करना और रियरिंग ऑफ एनिमल्स, वो तो आपका क्या कहलाता है बेटा, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन प्लांट्स को ग्रो करना, देखिए बेटा मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लिंसीड ऑयल होता है, लिंसीड प्लांट आपका इस तरह के, देखो जो ये आपको दिखाई देते हैं, जो आपके उगे रहते हैं जैसे फूल से जो आपके उगे रहते हैं, ठीक है। नेचुरल सॉल्यूशन होता है ये वुड फिनिशिंग का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है बेटा, प्लांट्स को उगाना या वेजिटेबल्स को उगाना, ठीक है। प्लांट्स को उगाना वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए लार्ज स्केल पे। देखो एग्रीकल्चर भी आपका लार्ज स्केल पे और यहाँ पे प्लांट्स को उगाना ये भी आपका लार्ज स्केल पे है। ये क्या कहलाता है बेटा, आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या है बेटा, देखो एक क्रॉप को सक्सेसफुली रेज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि वो अच्छी प्रोड्यूस हो,
एक फार्मर क्या करते हैं, सेवरल एक्टिविटीज को कैरी करते हैं, ठीक है, और जो क्या कहलाती है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो क्या कहलाती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और ये जो होती हैं वो क्या क्या है, देखो बेटा, प्रिपरेशन है सोइल की, ठीक है, सिलेक्शन एंड सोइंग है सीड्स का, मैन्योरिंग है, खाद डालना, इरिगेशन सिंचाई करना, बीडिंग करना, क्रॉप की प्रोटेक्शन करना, फिर उसे हार्वेस्ट करना, फिर उसे स्टोर करना, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ टूल्स जो होते हैं वो यूज करे जाते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं किसके ड्यूरिंग बेटा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ड्यूरिंग, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को डिटेल में, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल क्या प्रोवाइड करती है, क्या है, देखिए बेटा सोइल क्या प्रोवाइड करती है आपका, वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करती है बेटा आपका, क्या होता है, देखो बेटा आपका सोइल की प्रिपरेशन में क्या होता है, सोइल आपकी क्या क्या प्रोवाइड करती है बेटा, वाटर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए क्रॉप्स जो होती है उन्हें सेलेक्ट किया जाता है उनके पर्टिकुलर सोइल टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे ब्लैक और एलुवियल सोइल होती है, ये सबसे अच्छी सोइल है किसके, कॉटन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। सोइल प्रिपरेशन आपका प्राइमरी स्टेप है किसके लिए, हेल्दी प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, प्लफिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग, ठीक है। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं बेटा इसके अंदर, प्लफिंग होता है, लेवलिंग होता है और मैन्योरिंग होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्लफिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो प्रोसेस होता है सोइल को लूज करने का जो प्रोसेस होता है, देखो इस तरह से बुलोक्स चला के करते हैं, ठीक है। जो इम्प्लीमेंट्स यूज करे जाते हैं वो या तो जोतने वाला प्लफ आता है, या हो होता है, या कल्टीवेटर होता है, ठीक है। तो सोइल को लूज करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है आपका प्लफिंग, यानी कि जोतना एक तरह से, ठीक है। देखो ये आपका वुडन का प्लफ है, ये आपका एक कल्टीवेटर है, ठीक है। तो प्लफ क्या होता है, देखिए ये आपका यूज होता है किसके लिए, प्लफिंग के लिए, ठीक है। सोइल को एंशियंट टाइम से यूज हो रहा है। फिर हमारे जो प्लफ्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टोन एंड बोन के बने होते हैं, ठीक है। और आजकल फार्मर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्लफ यूज करते हैं किसके, वुड के या आयरन के, ठीक है। आजकल जो फार्मर्स है वो क्या यूज करते हैं बेटा, प्लफ यूज करते हैं किसके, वुड के या आयरन के, ठीक है। एक जो प्लफ होता है उसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग वुडन लॉग होती है, ठीक है, जो क्या कहलाती है आपकी प्लफ शाफ्ट कहलाती है। एक जो प्लफ होती है उसके अंदर क्या होती है आपकी, एक लॉन्ग वुडन लॉग होती है जो प्लफ शाफ्ट कहलाती है। एक एंड जो होता है प्लफ शाफ्ट का वो अटैच्ड होता है किससे, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप से, जो क्या कहलाता है प्लफ शेयर, किसके साथ, वुडन हैंडल के साथ। और जो अदर एंड होता है प्लफ शाफ्ट का वो अटैच होता है आपकी वुडन की बीम से, ठीक है। तो फॉर टाइलिंग द वुडन बीम हम किसके ऊपर रखते हैं, देखो इस तरह से बेल्स की हमारी नेक के ऊपर रखते हैं, ठीक है, बुल्स की, सॉरी, कैमल्स की या हॉर्सेस के। जैसे जैसे ये एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं, तो प्लफशियर क्या होता है, सोइल के अंदर जाता है और सोइल को क्या करता है, जोतता है, ताकि हम उसके अंदर बीज उगा सकें। तो इस तरह से जो फार्मर होता है वो प्लफ को ऑपरेट करता है प्लफ शेयर के हैंडल से,
ठीक है। और जो आपका प्लव होता है इसे यूज किया जाता है किसके लिए, खाद को मिक्स करने के लिए भी। जब हमें खाद या फर्टिलाइजर्स को मिक्स करना होता है सोयल के अंदर, और हमें वीड्स को, कीड़ों मकोड़ों को हटाना होता है सोयल से, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना होता है, ठीक है। जब हमें अनवांटेड, वीडिंग क्या होता है बेटा, जब हमें अनवांटेड प्लांट्स को कहाँ से हटाना होता है, सोइल के अंदर से हटाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या, ये मतलब जोतते ही हैं खेत को, ठीक है। जो हमें अनवांटेड प्लांट्स को कहाँ से हटाना होता है बेटा, खेत में से हटाना होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका वीडिंग कहलाता है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका वीडिंग कहलाता है। यहाँ तक किसी को पहले कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। चलिए एक बार आगे देखो, एक बार थोड़ा सा और करा देती हूँ। उसके बाद देखो, ये हमारा वो होता है, इसके अंदर एक इस तरह से लॉन्ग रॉड होती है वुड की या आयरन की, जिसका एक एंड को अटैच होता है किससे, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट आयरन प्लेट से, ठीक है। जबकि दूसरा एंड किससे अटैच होता है, इसका बीम से अटैच होता है प्लग की तरह, ठीक है। ये भी क्या होता है, हमारा पुल्ड होता है पेयर ऑफ एनिमल्स से, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, पेयर ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो इसे खींचते हैं। ये भी किसके लिए यूज होता है, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए और सोइल को लूज करने के लिए, ठीक है। ये भी किसके अंदर यूज होता है, वीड्स को हटाने के लिए और सोइल को लूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा कल्टीवेटर। आजकल प्लफिंग करी जाती है लार्ज कल्टीवेटर से, जो ड्राइवन होते हैं ट्रैक्टर से, ठीक है। कल्टीवेटर का यूज क्या करता है, टाइम और लेबर दोनों को बचाता है, ठीक है। अगर सोइल सूखी है तो ये वाटर देगा प्लफिंग करने से पहले, और मैन्योर भी क्या करी जाती है, ऐड करी जाती है प्लफिंग से पहले, ताकि क्या हो सके, जो मैन्योर है वो सोइल के साथ पूरी तरह कंप्लीटली क्या हो सके, मिक्स हो सके, ठीक है। जो सोइल है वो कंप्लीटली पूरी तरह क्या हो सके, मिक्स हो सके, ठीक है। तो अब बताइए बेटा, यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। फिर कल हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस हमारी प्लफिंग के, ठीक है। फिर हमारा लेवलिंग आ जाएगा। फिर सीड का सिलेक्शन, किस तरह से सीड्स का सिलेक्शन करना है हमें ये पढ़ना है, और सीड्स को किस तरह से उगाते हैं ये भी पढ़ना है, ठीक है। बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले बोलिए। चलिए फिर इतना अच्छे से रीड करके रखना, ठीक है। और बाकी फिर हम कल अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।